नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, मिसाइल निर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अब देश में बनेंगी DRDO की मिसाइलें, निजी कंपनियों को मिलेगी तकनीक, रक्षा क्षेत्र में बढ़ेगी भारतीय उद्योगों की भागीदारी। मंगोलिया में UNCCD COP17 के मंत्री स्तरीय संवाद में भारत का सूखे के संकट से निपटने का मंत्र। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, सूखे से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग से जल संरक्षण तक सफल रहा है भारत का मॉडल। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासत गरमाई, सीएम योगी का पिछली सरकार में नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर सपा पर तीखा प्रहार। कहा, नियुक्ति का विज्ञापन निकलते ही वसूली के लिए निकल पड़ती थी चाचा भतीजे की जोड़ी। डिजिटल अर्थव्यवस्था की पहचान बना UPI, 10 साल में डिजिटल भुगतान में देश ही नहीं वैश्विक मंच पर भी बड़ा दबदबा। लेन देन में करीब 13,000 गुना बढ़ोतरी। पीएम मोदी की देशवासियों से अपने अनुभव साझा करने की अपील। कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन भारत की पकड़ मजबूत, श्रीलंका के 7 विकेट झटके। पसिंधु और सोनल ने जड़े अर्धशतक, प्रसिद्ध के खाते में 3 विकेट। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में DRDO की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की टेक्नोलॉजी को भारतीय रक्षा उद्योग को स्वदेशी में उत्पादन के लिए हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है। टेक्नोलॉजी का यह हस्तांतरण घरेलू उद्योगों को निर्धारित योग्यताओं, प्रमाणन और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार स्वदेशी उत्पादन में अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस प्रावधान से मिसाइल प्रणाली के विकास को औद्योगिक उत्पादन में सफलतापूर्वक परिवर्तित करना संभव होगा। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता में बढ़ोतरी करना, आयात पर निर्भरता घटाना और गुणवत्ता उपयोगिता बढ़ाने के लिए घरेलू स्तर पर सुधार या बदलाव को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के विकास में सहयोग करना है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सूखे से निपटने के लिए वैश्विक रणनीति में बड़े बदलाव की जरूरत बताई है। मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित UNCCD COP17 के मंत्री स्तरीय संवाद में उन्होंने कहा कि अब सूखे को बार बार आने वाली आपदा नहीं, बल्कि पहले से अनुमानित और रोके जा सकने वाले जोखिम के तौर पर देखना होगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सूखा अब केवल मौसमी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि जल सुरक्षा, खाद्य व्यवस्था, जैव विविधता और आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। सूखे से निपटने के लिए उन्होंने राहत और प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर तैयारी, रोकथाम और लचीलेपन पर जोर दिया। उन्होंने भारत के अनुभव साझा करते हुए बताया कि देश में बारिश की निगरानी और सैटेलाइट आधारित सूखा आकलन के जरिए समय रहते तैयारियां शुरू की जाती हैं। जल संरक्षण, वाटरशेड विकास, जल संचयन, भूजल रिचार्ज और वनीकरण जैसे उपायों के जरिए सूखे के प्रभाव को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जंगलों और कैचमेंट क्षेत्रों की बहाली से मिट्टी का कटाव कम करने, पानी रोकने और भूजल रिचार्ज में मदद मिलती है। साथ ही नदियों के पुनर्जीवन और पारंपरिक जल स्रोतों को बहाल करने से ग्रामीण क्षेत्रों की जल सुरक्षा मजबूत होती है। उन्होंने किसानों के लिए फसल बीमा, जलवायु अनुकूल फसलों और तकनीक आधारित आकलन को भी महत्वपूर्ण बताया। साथ ही समुदायों की भागीदारी, क्षमता निर्माण और आजीविका के विविधीकरण को सूखा रोधी भविष्य के लिए जरूरी बताया। India integrates early warning mitigation, relief and community resilience through coordinated multi-institutional approach. Rainfall tracking and satellite-based dot assessments kickstart inter-ministerial and state-level preparedness so that a dry spell does not become a crisis. This risk-informed approach rests on the premise that land sustains water. Thus, restore the forest before the flow
guides catchment and riverscape forestry, cutting erosion, improving water retention and recharging groundwater even beyond the monsoons. और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में बाढ़ से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की जल्द बहाली और राजमार्गों को बाढ़ रोधी बनाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में जोरहाट में बार बार आने वाली फ्लैश फ्लड की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राजमार्ग ढांचे के पुनर्रचना पर भी विचार हुआ। इसके अलावा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, गुवाहाटी रिंग रोड समेत प्रमुख सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने पर चर्चा की। गोयल ने बताया कि जापानी कंपनियों के लिए सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े अवसर मौजूद हैं। बैठक में मौजूद मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान, नोमुरा और निप्पॉन लाइफ ने भारत में निवेश की रुचि भी दिखाई। गोयल ने कहा कि भारत सिर्फ पूंजी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग वाली लंबी अवधि की साझेदारी चाहता है। उन्होंने कहा कि ये बातचीत अगले दशक में भारत में 10 लाख करोड़ येन का जापानी निजी निवेश जुटाने के लक्ष्य के लिहाज से काफी अहम है। और नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का 2 दिवसीय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक उद्यमी, विशेषज्ञ और हितधारकों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने फूड प्रोसेसिंग में नवाचार और तकनीक पर जोर दिया। देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट। इंडिया हैबिटेट सेंटर में 2 दिवसीय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया। पीएम एफएमई बाजार और उनके उत्पादों का जायजा लिया, उनके उद्यमशील यात्राओं को सुना, उनकी प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम एफएमई से 2 लाख से अधिक उद्यमी जुड़े हैं, जिसमें 44% महिलाएं हैं, 21% नव उद्यमी हैं, जो दर्शाता है कि क्षेत्र में ढेरों अवसर हैं। मेरे प्रधानमंत्री की सोच है, उनका सपना है कि इवेंचुअली भारत अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, और ये संभव है। ये हमारे में सामर्थ्य है, हमारे पास उत्पादन इतना है कि हम अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करते हुए देश दुनिया की खाद्य जरूरतों पर हम लोग नजर रख सकते हैं। पर उसके लिए जरूरत है प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की। विदाउट प्रोसेसिंग हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को रीच ही नहीं कर सकते। पीएम एफएमई बाजार में 25 राज्यों के 25 स्टॉल लगे हैं, जिनके प्रोडक्ट की मजबूत ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता और बाजार पहुंच है, जिन्होंने अपने घरेलू प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ला खड़ा किया है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय के उन प्रयासों को दर्शाता है जिसमें नौकरी की चाह रखने वाले युवा रोजगार देने वाले बन गए हैं। सबसे बड़ी नीड थी उनको मॉडर्नाइज करने की, बिकॉज ये काफ़ी संख्या में इंडिया में है, लेकिन उनके पास में क्योंकि वित्त नहीं है, पैसा नहीं पूरा होता है, तो मशीनरी जो यूज़ करते हैं, जो उनका उत्पाद की क्वालिटी है, जो कंसिस्टेंसी है, वो थोड़ा कहीं कम होती है पैकेजिंग हुआ। तो इस स्कीम के माध्यम से उनको हम न सिर्फ उनको वित्त प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनको हर तरह की ट्रेनिंग, उनको सहायता मिलती है, जिससे कि उनके क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव हो और जो हमारी फॉर्मल वैल्यू चेन बोलते हैं उसका पार्ट बने, जिससे कि वो अपना लोकल और जो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट तक भी उनकी पहुँच बन सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय ने साल 2020 में पीएम एफएमई योजना की शुरुआत की। युवाओं को ऋण मुहैया कराकर प्रशिक्षण देकर बाजार में उतारने की तैयारी की। 2 लाख से अधिक उद्यमी और नव उद्यमियों के आवेदन भी आए, सब्सिडी का लाभ भी उठाया। आज यह क्षेत्र 10 लाख से अधिक युवाओं के लिए एक अवसर है। बहुत लोगों को इसमें फायदा मिला। जो युवा थे, महिलाएं थी, इसमें अभी तक क्योंकि इतने यूनिट्स हो चुके हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा खासा, लगभग 7-8 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो चुका है। तो ये आम आदमी के लिए, ये जो युवाओं हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है, बहुत एक तरह से एक वरदान है। पीएम एफएमई बाजार में 30 से अधिकतम सफलतम उद्यमियों की कहानी है, उनके संघर्षों की दास्तान है। 2 देशों के सुदूर हिस्सों से किसी तरह जुड़े
खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय ने ऐसे युवाओं को नवाचार का मौका दिया। आज यही नव उद्यमी घरेलू देसी उत्पादों को दुनिया के घर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य को साध रहे हैं। बात अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की करें तो इस क्षेत्र में रोजगार के ढेरों अवसर हैं। युवा उद्यमी बन सकते हैं, महिलाएं उद्यमी बन सकती हैं और साथ ही साथ योजना से जुड़े सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं और दूसरे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खोल सकते हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 3,440 तकनीकी सहायकों और 126 मंडी सचिवों समेत कुल 3,572 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि युवाओं को नौकरी मिले। 2017 से पहले युवा नौकरी पाने की कोशिश तो करते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाते थे। कोई सरकार ये कहे कि हम युवाओं की उपेक्षा करके विकास कर लेंगे, परिणाम ला देंगे, ये दिवा स्वप्न है, कभी नहीं हो सकता। 2017 के पहले यूपी के सामने संकट था इसलिए क्योंकि इन युवाओं की उपेक्षा हुई थी, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, उन्हें हर प्रकार से अपमानित होना पड़ता था। अपने प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यूपी की छवि इतनी खराब थी, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये यूपी की पहचान बन चुकी थी। तो यूपी के बाहर भी उसको पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ता था। हताश और निराश युवा पलायन करने के लिए मजबूर होता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं आप सभी युवाओं से कहता हूं, आज आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। आप यूपी के अंदर भी और यूपी के बाहर भी, दुनिया भी आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और यूपी में चुनावी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ से संवाद किया और उनकी तमाम समस्याओं को समझा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ये अधिकारी अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच जाने जाते हैं, बल्कि पूरे भारत और विश्व में भी उनकी पहचान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बीएलओ को भरोसा दिलाया कि चुनाव आयोग आपके साथ मजबूती से खड़ा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मुताबिक बूथ लेवल अधिकारी अपनी कर्मठता से काम करते हैं, इसलिए उनके साथ संवाद कर उनके सुझावों को सुना और उनकी समस्याओं का समाधान किया। बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं। बूथ लेवल ऑफिसर्स भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है, बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और कुछ उनके सुझाव भी थे, उन सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए हमने लखनऊ आए भी थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब को लेकर दिए फैसले के बाद बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि किसी को भी हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक विवाद या तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए नकवी ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों के अपने नियम, अनुशासन और ड्रेस कोड होते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्थानों के नियमों का सम्मान होना चाहिए और इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने से बचना चाहिए। हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक बवाल और सांप्रदायिक अजाब किसी को भी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो संस्थान हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने जो है वो ड्रेस कोड होते हैं, उनकी अपनी जो है वो अनुशासन होता है, उनके अपनी जो है व्यवस्थाएं होती हैं
और उस देश कोड का, उस अनुशासन का, उस व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। और इसी बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है और यही बात जो है वो इससे पहले भी कई न्यायालय कह चुके हैं, कई व्यवस्थाएं कह चुकी हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के किसी तरह का भी सांप्रदायिक संक्रमण किसी को पैदा नहीं करना चाहिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे निखिल कहाँ चला गया? इधर ही था। लो आ गया। वहाँ क्यों बैठा था निखिल? बैंक अकाउंट ओपन करने। यहाँ? बिल्कुल। अब कहीं भी कभी भी वीडियो कॉल के जरिए आप अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। है ना आसान? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गांव में कहीं भी मिल जाता है ये, छुट्टे की झंझट को हर लेता है ये मेरा यूपीआई। दीदी से दादी तक हर कोई इसका फैन, कैश के बिना ही सब घूम लेते देश। ये मेरा यूपीआई। यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। H1N1 को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और दवाओं की कोई कमी नहीं है, सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह नियंत्रण में हैं। स्वाइन फ्लू H1 को लेकर स्थिति कंट्रोल में है। पेशेंट आ रहे हैं फीवर लेकर, हाई ग्रेड फीवर लेकर, वे इलाज करा के जा रहे हैं। हमारे पास बेडों की ना कमी है, ना दवाइयों की कमी है, ना डॉक्टर्स की कमी है। सब दे ऑन द जॉब और वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कहीं भी कोई पैनिक नहीं। और झारखंड में सरकारी भर्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आज दूसरे दिन में पहुंच गई है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच ने आज रांची जिले के ग्रामीण प्रखंड लापुंग से यात्रा आगे बढ़ाई। कल यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा के लेकिया टांड से हुई थी। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि भी दी गई। देवेंद्र नाथ महतो ने एक्स पर पोस्ट कर छात्रों के समर्थन का दावा किया और कहा कि अभ्यर्थियों को अपने भविष्य की चिंता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। एनएसए डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी कि एनएसए डोभाल की चीन के उपराष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की 25वें दौर की वार्ता से पहले हुई। दूतावास ने बताया कि एनएसए डोभाल और उपराष्ट्रपति हान ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बनी सहमति के अनुरूप सीमा क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता को मजबूत करने तथा आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। यौन शोषण के मामले में दोषी करार तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेजपाल अगर सरेंडर कर देते हैं तो कोर्ट 22 सितंबर को सुनवाई करेगा। तरुण तेजपाल को 2013 के यौन शोषण मामले में 6 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM सिस्टम से प्रभावित CBSE कक्षा 12 के छात्रों के लिए री-एवैल्यूएशन पोर्टल को दोबारा खोलने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जयमालिया बागची और V मोहना की बेंच ने कहा कि पोर्टल पहले ही सभी कैंडिडेट्स के लिए एक तय समय के लिए खोला गया था और इसे फिर से खोलने से लाखों नए दावे आ सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि री-एवैल्यूएशन एप्लीकेशन विंडो के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मांग रहे हैं। वकील ने कहा, वेबसाइट के काम न करने के कारण कई छात्र ऑन स्क्रीन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सके। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये बातें री-एवैल्यूएशन विंडो खुले रहने के दौरान उठाई जानी चाहिए थी। इससे पहले CBSE को ओर से कोर्ट को बताया गया था कि री-एवैल्यूएशन विंडो खुले रहने के दौरान 1,68,000 छात्रों ने आवेदन किया था। और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग को फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन 2026 में प्रकाशन के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए 7 पुरस्कार मिले हैं। विभाग की हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं की पत्रिकाओं, किताबों और संदर्भ प्रकाशनों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। प्रकाशन विभाग के महानिदेशक डॉक्टर धीरज ककाडिया ने पुरस्कार पाने वाली किताबों और संपादकों को सम्मानित किया और बधाई दी। धीरज काकड़िया ने कहा, पब्लिकेशन डिवीजन को मिले 7 पुरस्कार इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की सामूहिक कड़ी मेहनत, लगन और बेहतरीन काम का सबूत है। ये सम्मान हमें और भी अच्छी क्वालिटी वाला, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट पब्लिश करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि डिवीजन की ओर से पब्लिश की गई किताबें और जर्नल राष्ट्रीय विकास, ज्ञान और विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, कला और समकालीन मुद्दों से जुड़े विविध और मूल्यवान कंटेंट को पाठकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उपलब्धि पब्लिकेशन डिवीजन की पब्लिशिंग में उत्कृष्टता, संपादकीय गुणवत्ता और कंटेंट की विविधता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के गांधारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बॉम्पेल्ली भवानी को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के 48 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें तेलंगाना से भवानी का चयन किया गया है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों भवानी को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। गांधारी मंडल से ताल्लुक रखने वाली भवानी 2018 से गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की हेड मिनिस्ट्रेस के तौर पर काम कर रही हैं। उन्होंने YouTube और Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों को नए और आसान तरीकों से पढ़ाकर खास पहचान बनाई है। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए किए गए उनके प्रयासों को भी पहचान मिली है। तेलंगाना SCERT ने अपनी ओर से प्रकाशित ट्रेल ब्लेजर्स में भवानी का नाम शामिल किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री के हाथों राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाली भवानी को अब राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए चुना गया है। और 25 अगस्त 2016 से शुरू हुई भारत की डिजिटल भुगतान में क्रांतिकारी UPI के 10 साल पूरे हो गए हैं। UPI भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ और वित्तीय समावेशन का अहम चालक बनकर उभरा है। UPI के 1 दशक से अधिक के संचालन में असाधारण विस्तार और गति रही है। UPI पर वार्षिक लेन देन की संख्या बीते 1 दशक में करीब 13,000 गुना बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 में UPI के जरिए 24,162 करोड़ लेन देन हुए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में ये संख्या 1.78 करोड़ थी। भारत का UPI अब सिर्फ डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट का जरिया नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। UPI सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में उभर कर सामने आया है और अभी ये संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव सहित 11 देशों में संचालित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने 25 अगस्त 2016 को UPI लॉन्च किया था। 1 दशक में UPI देश की डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है और छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी लेन देन तक इसका व्यापक इस्तेमाल हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के 1 दशक पूरे होने पर इसे भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में बड़ा बदलाव लाने का माध्यम करार दिया और कहा कि इसका व्यापक स्तर एवं पहुंच हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 1 दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी। यूपीआई भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। यूपीआई के व्यापक पैमाने और पहुंच पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव और इसके उनके जीवन पर पड़े प्रभाव को साझा करने को भी कहा। और कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। टीम ने भारत के खिलाफ पहली पारी में 256 रन पर 8 विकेट गंवा दिए हैं। उसे फॉलो ऑन बचाने के लिए 49 रन और बनाने हैं। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए थे। सोनल दिनुशा अर्धशतक बनाकर नाबाद हैं। लाहिरो कुमारा उनका साथ दे रहे हैं। पसिंधु सूर्या बंडारा ने 133 गेंदों पर 80 रन की पारी खेलकर श्रीलंका की पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें बोल्ड कर दिया। मोहम्मद सिराज ने निरोशन डिकवेला को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 3, मानव सुथार ने 2 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। इससे पहले दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत की ओर से दूसरे दिन ध्रुव जुरैल ने शतक लगाया तो वहीं ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाने में सफलता हासिल की। 2 मैच की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है और टीम का लक्ष्य कोलंबो टेस्ट को जीत सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने का है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। महीने का आखिरी